प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी आरक्षण की और जातिगत जनगणना की, जो इस देश का सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील पॉलिटिकल मुद्दा है। और दरअसल पूरा विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, राहुल गांधी बीजेपी पर प्रहार करते हैं इसी विषय पर। लोकसभा चुनाव में यही ड्राइव चला और यही नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो संविधान अधिकार देता है आरक्षण का, वो छीन लिया जाएगा। और इससे भी आगे तुर्रा ये कि क्योंकि बीजेपी और आरएसएस संविधान को नहीं मानते, इसलिए संविधान भी बदल दिया जाएगा। मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को लागू कर देंगे और इसीलिए आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक ना दलित बना पाए ना पिछड़ा बना पाए, क्योंकि सोच में दलित विरोध और पिछड़ा विरोध है। अब जितनी ताकत से लोकसभा चुनाव में नैरेटिव चला, हालांकि असर हुआ इसका, लेकिन उतनी ही ताकत से बीजेपी ने जवाब दिया और बीजेपी जवाब देती है। हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई द्रौपदी मुर्मू, हमने दलित राष्ट्रपति बनाए रामनाथ कोविंद, हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये सारी बातें बीजेपी गिनवाती है और सदन के पटल पर बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गिनवाया कि बड़ा बताते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 3 पिछड़े दलित शोषित हैं। तो अमित शाह ने बड़ी धमक के साथ पिछली लोकसभा में सदन के पटल से गिनवाया था कि बीजेपी के 29% 85 सांसद ओबीसी के हैं, 29 मंत्री ओबीसी के हैं, 1358 में से 365 27% एमएलए ओबीसी के हैं और 163 में से 65 एमएलसी यानी कि 40% ओबीसी हैं। आप 33% की बात करते हैं। ये धमक के साथ अमित शाह गिनवाते दिखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया था कि लिखवा कर ले लीजिए, अगर बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान सरकार की गीता है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है। अब लेकिन आज इस पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? आज राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय सम्मेलन दिल्ली में कमाल की हुंकार भरी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम राहुल गांधी ने कहा, यह बताया कि उनकी राजनीतिक ऐतिहासिक भूल क्या है। He admitted। और क्या राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के और मेरे काम में कमी रह गई कि हम ओबीसी वर्ग की जिस तरह रक्षा करना चाहते थे, चाहिए थी, उस तरीके से नहीं कर पाए और ये मेरी गलती है। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दरअसल साइडलाइन कर दिया। ये मेरी गलती है, पार्टी की गलती नहीं है, जिसे मैं ठीक करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। और अगर ये मुझे समझ में आ जाता कि ओबीसी की परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, अगर ये मुझे 15-20 साल पहले पता चल गया होता तो यूपीए के समय में ही जातिगत जनगणना मैं करवा चुका होता और मैं इसे ठीक करूंगा। और फिर बहन प्रियंका गांधी को भी ले आए। बहन प्रियंका से पूछिएगा कि जिस चीज को ठान लेता हूं, जिस चीज का मन बना लेता हूं, उसे छोड़ता हूं या नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला। और हुंकार ये भी भर दी कि जातिगत जनगणना तो पहला स्टेप है ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मेरा लक्ष्य है आपके काम को हिंदुस्तान में सम्मान और भागीदारी मिले। और किसको कह रहे थे राहुल गांधी ये तमाम चीजें? दरअसल ओबीसी के जितने नेता, जितने कार्यकर्ता, कहां तमाम संगठनों के अध्यक्ष, सब सामने थे। मंच पर थे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इस सारे बड़े ओबीसी चेहरे मंच पर थे। तो और वो हलवा जो अक्सर राहुल गांधी याद करते हैं कि भाई बजट का हलवा बनता है, 90% लोगों को वो हलवा नहीं मिलता। प्रोडक्टिव फोर्स है 90%, दलित, आदिवासी और ओबीसी, और इन्हीं को हलवा नहीं मिलता। ये भी तुर्रा लगाते साथ में नजर आए। और तेलंगाना के मॉडल की हुंकार भर दी कि अर्थक्वेक है तेलंगाना का मॉडल। अभी आफ्टर शॉक महसूस नहीं हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने सोशल जस्टिस को तय कर दिया है। कास्ट सर्वे करा दिया। कास्ट सर्वे के आधार पर आरक्षण की 50% की कैपिंग तोड़ दी। दरअसल तेलंगाना में जो कास्ट सर्वे हुआ है उसकी अब
आरक्षण की सीमा है 80%। और राहुल गांधी ने कहा बीजेपी किसी सूरत 50% आरक्षण की सीमा को नहीं लांघेगी, अगर लांघ गई तो विचार खत्म हो जाएगा बीजेपी का। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक कह गए कि फर्जी ओबीसी बने घूमते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं उस भाषा में आपको नहीं बताऊंगी। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री जो ओबीसी खुद को कहते हैं वो ओबीसी पैदा नहीं हुए, पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि ओबीसी पैदा हुए। और ये सारी चीजें भी आज कही गई, ये पहले भी कही जा चुकी हैं कई बार बातें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि गलती हुई, ऐतिहासिक भूल हुई, ओबीसी के जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हम नहीं पहचान पाए। अब ये सिर्फ सामाजिक न्याय की बात है, भागीदारी की बात है, या फिर ये मसला इससे ज्यादा गंभीर है? क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल टूल था राहुल गांधी के हाथ में, जातिगत जनगणना का नैरेटिव जो लोकसभा में चला, जिसके चलते तीसरी बार 99 सीटों पर पहुंची कांग्रेस पार्टी, पहली बार 40 के आसपास, दूसरी बार 52 और तीसरी बार 99 पर, वो बीजेपी ने छीन लिया। 30 जून को बीजेपी के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकर घोषणा कर दी, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जो कांग्रेस ने कभी नहीं कराई। अब ये कमाल की पॉलिटिक्स, जरा इसकी जो महीन रेशे हैं वो समझिएगा। जो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में, संसद के पटल पर इनकार कर चुकी हो कि जातिगत जनगणना प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो अर्बन नक्सल की सोच है। जात पात में बांटने का पाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया था जातिगत जनगणना को। वो बीजेपी जातिगत जनगणना की पिच पर आ गई। तो ये दर्द भी राहुल गांधी को है क्या कि भाई क्रेडिट तो अब नरेंद्र मोदी ले जाएंगे? हालांकि ये शुरू होगी 1 मार्च 2027 को पूरे देश में, अक्टूबर 26 को 4 पहाड़ी राज्यों में, अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ये डर सताने लगा क्या राहुल गांधी को कि तो नैरेटिव ही पूरा छीन कर ले जाएगी बीजेपी। और बड़ा नोटिसेबल शिफ्ट है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में। याद कीजिए, एक वक्त पर कांग्रेस कहती थी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, फिर कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, गरीब के साथ, और फिर कांग्रेस का हाथ ओबीसी के साथ। वही ओबीसी जिसको आरक्षण देने का जो आयोग बना था, मंडल कमीशन, उसको 10 साल दबाकर कांग्रेस बैठी रही। कर्नाटक में 170 करोड़ रुपए खर्च हुए कास्ट सर्वे में, आज तक जारी नहीं कर पाए। तेलंगाना को जो मॉडल बनाकर पेश कर रहे हैं राहुल गांधी, 80% लिमिट, वो एडमिसिबल ही नहीं है संविधान में, हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस उसे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में ना डाला जाए, जो बिहार में खेल हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया था आरक्षण, अब वो लटक गया क्योंकि परमिशन नहीं देता संविधान 50% से ज्यादा आरक्षण की। अगर बीजेपी चाहती तो उसे 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के डाला जा सकता था, अप्लाई हो जाता। ये बड़ी कमाल की पॉलिटिक्स। अब धर्मेंद्र प्रधान भी आए सामने और सुधांशु त्रिवेदी भी आए। आज एक और डेटा आया है दरअसल, वो भी अपने दर्शकों को बता दूं, और वो डेटा ये है जिस पर कांग्रेस में जानती हूं कि आक्रामक दिखेगी, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो जो आरोप लगते हैं भाई ये तो मनोवादी सोच के लोग हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते बल्कि खा जाना चाहते हैं। ये बाकायदा सुकांत मजूमदार ने संसद के पटल पर आंकड़े रखे परसों, 30 जून तक के आंकड़े हैं कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ओबीसी के 80%, एसटी के यानी शेड्यूल ट्राइब के 83% और शेड्यूल कास्ट के 64% पद प्रोफेसर्स के खाली रखे हुए हैं, वेकेंट है। जनरल के, इसी में जनरल का अगर आंकड़ा जोड़ दूं तो जनरल के सिर्फ 35% पद खाली है। आज इसी पर चर्चा करूंगी कि सबने अपना अपना पॉलिटिकल खेमा, वोट बैंक सुनिश्चित करने की लड़ाई को ही आखिरी एक मकसद पॉलिटिक्स का मान लिया है क्या? कुछ बयान सुनाती हूं आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी।
और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। श्री राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के SC, ST, OBC IAS अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब यह बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने OBC में इंक्लूड क्यों करवाया है और इसके द्वारा वो किसके हक के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा, नई कांग्रेस का हाथ OBC के साथ, भूलो पुरानी बात। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, OBC का हाथ है, सबका साथ है, राजनीतिक बिसात है। और मेरे साथ दरअसल स्टूडियो में आज रौनक है, वो जो 33% नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था अभी लोकसभा में। मेरे साथ 2 महिलाएं हैं आज। एडवोकेट महिमा सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और मेरे साथ कंचना यादव है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टूडियो। कंचना यादव प्रवक्ता है RJD की, और इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और 2 पैनलिस्ट बेहद खास हैं। केसी त्यागी इस पूरे पैनल में सबसे अनुभवी हैं, लोकसभा राज्यसभा में 1985 में वो सांसद बन गए थे, तो सबसे अनुभवी इस पूरे पैनल में बतौर पॉलिटिशियन। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और मेरे साथ इस देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। एडवोकेट महिमा, आज आप ही से शुरू कर लूं। जब ये लगा कि राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था जातिगत जनगणना, वो बीजेपी ने भोथरा कर दिया, कुंद कर दिया, धारी खत्म कर दी जातिगत जनगणना, ये कहकर कि हम कराएंगे, भले ही 2 साल बाद कराए, तो ऐतिहासिक भूल मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 55% का वोट चंक है, छिटका तो कहीं के नहीं रहेंगे। एडवोकेट भाई, जय हिंद। गरिमा, मैं तो ये कहती हूं कि अगर आप राहुल गांधी जी के पिछले तमाम वर्षों के भाषणों को बड़े गौर से सुने तो मुनव्वर राणा जी का ये वाला शेर आपको याद आ जाएगा कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। क्योंकि वो तो तमाम भाषणों में, तमाम मंचों से ये कहते ही रहे हैं कि मनुवाद है संस्थाओं में पिछले 11 वर्षों से। और आज के भाषण में बिल्कुल ये जाहिर बात है कि उन्होंने ये बताया और ये कहा कि OBC की अनदेखी हमसे हुई, और इस बात को कहने के लिए, ऐसी साफ गोई के लिए जो जिस जमीर की आवश्यकता है वो सिर्फ राहुल गांधी जैसे एक मजबूत नेता के अंदर ही हो सकता है। लेकिन अब तो कहने का कोई दरअसल फायदा बचा ही नहीं, अब तो बीजेपी ले गई उस कारपेट को खींचकर। कैसे देखिए, आज आपको बताया ना, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया कि उनके विचारधारा के विरुद्ध बात है। यही बात भंवर मेघवंशी, जो उनके अपने कर सेवक थे, उन्होंने अपनी किताबों में बताई हुई है। मैंने बहुत बार आपके शोज पर भी जिक्र किया, वैसे भी करती रहती हूँ। उनकी किताब जरा पढ़िए, मैं एक कर सेवक था। तो आपको ये जो RSS की सोच है, जो भाजपा की सोच है, वो तमाम जगह पर मिलेगी। और आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान 93वां संशोधन लेकर आई थी, अगर आपको याद हो तो, जिसके माध्यम से तब कहा जाता था कि कैसे देंगे प्राइवेट संस्थानों में, आप किस तरह से दे देंगे आरक्षण। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया था, जो हम आज तेलंगाना में कर दिखा रहे हैं। कर्नाटक की आपने बात की, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन 93वां संशोधन, जिसके ऊपर बाद में कोर्ट केस चलता रहा और करते करते 2014 आ गया, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम पूरे तरीके से जो साक्षात नहीं कर पाए, आने वाले समय में कर दिखाएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी विचारधारा OBC आरक्षण के पक्ष में तो नहीं थी भाई। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब आई 1980 में, 10 साल आपकी सरकार रही, 80 से 84, इंदिरा गांधी रही 84 से 89 तक, राजीव गांधी रहे, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही सिफारिशें, तभी लागू हो जाता 10 साल पहले आरक्षण। तो देखिए गरिमा, जैसा अक्सर बात होती है कि 1947 में जब हम आजाद हुए, इस देश के सामने जो चुनौतियां थी, उनका आकार और उनका जो समाधान उनके लिए थे, और जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे, वो निश्चित तौर पर आज के हालात से बहुत अलग थे। और हमने प्राथमिकताओं के अनुसार उन सभी जो एडवोकेट महिमा, संसाधनों से परे विचारधारा की भी बात थी ना। राजीव गांधी ने कहा कि अगर आरक्षण लागू,
राजीव गांधी का ऑन रिकॉर्ड संसद में स्टेटमेंट है, अगर आरक्षण लागू हो गया तो देश को कीमत चुकानी पड़ेगी, जातिगत विद्वेष बढ़ेगा। ऑन रिकॉर्ड है। तो विचारधारा तो कांग्रेस की भी नहीं थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो इस देश के संविधान में, जिसके सामने हम सब नतमस्तक हैं और नरेंद्र मोदी को नतमस्तक होने पर हमने मजबूर कर दिया, वो संविधान हमारी विचारधारा की जो है छवि है, प्रतिलिपि है। और उस संविधान में आप देखिए ना, उस संविधान में बाबा साहब, जिनको मनुवादी समाज ने आगे नहीं बढ़ने दिया था, उनके वो विचार दिखाई देते हैं, जिसमें समानता की बात दिखाई देती है, जिसमें सामाजिक न्याय की बात दिखाई देती है। और आज उस सामाजिक न्याय की बात आखिर कौन कर रहा है? आप देखिए कि आज उस सामाजिक न्याय की बात सिर्फ राहुल गांधी अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। शिफ्ट है ना, यानी कांग्रेस का भी ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ना। नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए पर तो बाद में जाएंगे एडवोकेट महिमा। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कांग्रेस का, भाई राहुल गांधी कहते हैं 55% ओबीसी बड़ा वोट चंक है, तो पॉलिटिकल ये सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देने के बावजूद तमाम पटलों पर बोलने के बावजूद भाजपा का शिफ्ट है कि नहीं, ये बता दीजिए भाई। कांग्रेस का पहले बता दीजिए ना आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ना। कांग्रेस पार्टी ने तो समय के अनुरूप अपने आप को सदैव ढाला है, बहती धारा है। हम तो मानते हैं, हमारे नेता सामने आकर कह सकते हैं मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं पहलगाम के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं महिला उत्पीड़न के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं बेरोजगारी के गिरते दर के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं बढ़ती महंगाई के बारे में? नहीं कह सकते। आप ये बात जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज जो राहुल गांधी ने किया है, वो करने के लिए एक बहुत मजबूत जमीर चाहिए, मादा चाहिए, जन प्रतिनिधि, एक ऐसा जन प्रतिनिधि जिसको मालूम है, जिसको अपने पैरों के नीचे की जमीन पर कॉन्फिडेंस है। ऐसा नेता चाहिए। नहीं तो तेलंगाना का जो हुंकार भरते हैं राहुल गांधी, वो भी एक दरअसल एक, मैं अगर इसे कहूं कि ये आधा सच है, नरोवा कुंजरो है ये अश्वत्थामा वाला। क्योंकि 80%, ये जो 80% की कैपिंग हटाकर जो राहुल गांधी प्रेजेंट करते हैं, हमने तेलंगाना में कर दिया। सोशल जस्टिस हो नहीं सकता अनटिल अनलेस ये कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में ना हो। और फिर भी हो रहा है, लटक जाएगा। और फिर भी हो रहा है। जब वहां पर हमने सर्वे कराया और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने, देखिए राजनीति के लिए नियत चाहिए और नियत से नीति बनती है। वो तेलंगाना में, वो कर्नाटक में हमारे पास है, वो हमारे पास थी जब हम 93वां संशोधन लाए। वो 93वां संशोधन जिसके खिलाफ ये लोग खड़े थे। हमारी लाई हुई सभी नीतियां, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन था, जिसके विरुद्ध ये लोग खड़े रहे थे। आज ये उसी मनरेगा की हुंकार आज भाजपा भरती है। हमने अपनी नियत से नीतियां बनाकर दिखाई, भाजपा बनाकर दिखाई। मैं कोई और सवाल पूछ रही हूँ भाई। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आपने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के इतर जाकर तेलंगाना में 80% आरक्षण। अब ये 80% आरक्षण तो क्वैश हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि जो उस समय जो एक बना था कमीशन, शुरुआत में जब ये सामाजिक न्याय की बात थी, जो उस समय संशोधन लाए गए, जो नेहरू जी लेकर आए, आपको याद होगा कि संविधान जो बनाया गया था उसके अंदर संशोधन के माध्यम से जो लॉ मेकर्स थे, जो नीति बनाने वाले लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने संशोधन कर करके संविधान बदलने की मंशा नहीं थी ना हमारी। जिन लोगों की संविधान बदलने की मंशा है, वो सही वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। काका साहब कालेलकर कमीशन की बात मैं कर रही हूं। काका साहब कालेलकर कमीशन के अध्यक्ष होते हुए काका साहब कालेलकर जी ने बोल दिया था ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने उस समय पर भी उसको चुनौती दी और उसको नवी सूची में लाकर दिखाया। आज उसके ऊपर भी चैलेंज है। लेकिन आज तो आपकी सरकार में एडवोकेट महिमा नहीं है ना। पर खैर, एक सेकेंड, मैं दूसरे राउंड में लौटूंगी आपके पास। आज तो आपकी सरकार नहीं है, तब स्थितियां दूसरी थी भाई। बिहार का अगर लटक गया तो तेलंगाना का भी लटकेगा। ये तो मोटी सी बुद्धि की बात है ना एडवोकेट महिमा। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, बिहार के अंदर ये जो भाजपा की जो सरकार है जदयू के साथ, आप जानते हैं कि किस तरह की सरकार है। ये तो पलटू सरकार है, कभी पल में तोला पल में माशा वाली सरकार है। तेलंगाना में ऐसी सरकार नहीं है। बिहार में आज वो सरकार है, जदयू की मिलीजुली सरकार, जिसमें वो मौका परस्ती से अपना जो स्थान है वो भी बदलते रहते हैं। लेकिन तेलंगाना के अंदर हमने एक सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पर जो नीति बनाई जानी है उसे बनाया। 93वें संशोधन को भी चुनौती मिली। अगर उसे भी चुनौती मिलेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। 2014 में आकर के उस लड़ाई को हमने जीता ना। मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी अभी इस 80% आरक्षण के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये ओबीसी सबको नजर आ रहा है 55% का बड़ा चंक, पर यह चमत्कार हुआ कैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल? जातिगत जनगणना तो जात पात में बांटने का पाप था।
अर्बन नक्सल की सोच थी। देश में जातियां थी नहीं, गरीब युवा, किसान और नारी के अलावा कोई जाति नहीं थी देश में। तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस की पिच पर बीजेपी का आना चमत्कारी मानू ना इसे। गरिमा जी, अभी हमने महिमा जी को सुना, गोलमोल बात, यही कांग्रेस की एक परिपाटी हो गई है। आप बताओ, कांग्रेस के हाथ दो हैं, उसमें से भी एक हाथ चाटा मारने की मुद्रा में खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं हम गरीब के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, हम एससी एसटी के साथ हैं। अरे एक हाथ किसके साथ है? आपने इस देश में मैक्सिमम समय पे सत्ता में रह के काम किया और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। आपने किया क्या? अब आप कह रहे हो मुझसे ये गलती नहीं, हुई। वो संवैधानिक दर्जा देने से क्या हो गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल? क्या बदल गया इस कैसे देश नहीं हो में? गया? बिना संवैधानिक दर्जा के आपके पास पावर ही नहीं होता। क्या संवैधानिक दर्जे से, क्या आपको गरिमा जी इतनी बात नहीं पता? संवैधानिक ना, दर्जा नहीं और पता, बिना बताइए ना। संवैधानिक दर्जने का क्या फर्क है? हाँ। आपको ये नहीं पता? संवैधानिक दर्जे से सारा एम्पावर्ड हो जाता है इंस्टीट्यूट। तो क्या एम्पावर्ड हो गया? इंस्टीट्यूट एम्पावर्ड हुआ, पिछड़े कितने एम्पावर्ड हो गए, ओबीसी कितना एम्पावर्ड हुआ गोपाल जी? अरे आप ही बोल लो, हमें बोलने दो, पूरी बात तो करने दो। हाँ बताइए ना। आप 1 घंटे का चर्चा करोगे और बोलने में ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? भाई आपको सुनना तो मुझे हमेशा बढ़िया अरे लगता है। तो आप प्रश्न करिए, पहले मेरी बात तो होने दीजिए। हाँ। आपकी बातों को बीच में काट काट के मैं बोलता रहूं तो हो जाएगा कहिए ना काम क्या? सर, कहिए। हाँ तो देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना हम कर रहे हैं। अब आपने ही डेटा बताया कि किस तरह से एमपी, एमएलए और जो एमएलसी और पार्टी के अंदर महिलाओं को, ओबीसी को, दलितों को जिस तरह से स्थान दिया। एम्पावरमेंट कैसे होता है? ये पब्लिक भाषण देने से कि मेरे से गलती हो गई, मैंने किया नहीं। अरे गलती की तो भुगतोगे आप। और अब आपने किया क्या आपकी पार्टी में? बताओ कौन गांधी परिवार के अलावा या जो ऊंची जाति के अलावा कौन है आपके पार्टी में जो कि आप उसको एग्जाम्पलरी बता सकते हो? नहीं, इसका तो जवाब दे दीजिए गोपाल जी। कांग्रेस पर भाई निशाना साधना तो बहुत आसान है, जनता के सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है क्या? ये चमत्कार, मैंने सवाल आपसे पूछा था गोपाल जी, हमने जवाब यही दिया है। ये चमत्कार हुआ कैसे कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल की सोच थी? नहीं, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। आप सुनने को क्या तैयार हो? नहीं, ये तो जात पात में बांटने का पाप था ना, जातिगत जनगणना तो। नहीं तो फिर हम बता रहे ना क्या किया ओबीसी के लिए। आप सुनो। हाँ बताइए। आपकी हिम्मत है तो सुन तो लो। आप में हिम्मत ही नहीं है, बात काट काट के रखना है। आप ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया। हाँ। हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया। उसके बाद हमने एमएलए इतने सारे बनाए, 40% एमएलसी ओबीसी बनाए। अब इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा? हमने जातिगत जनगणना के लिए भी हमने किया। तो इतने काम तो हम बीजेपी के बता रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने क्या किया ओबीसी के लिए? बताओ। केवल ये कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, आगे जाके मैं करूंगा, और इसके अलावा कुछ किया ओबीसी के लिए? बताओ। आपके पास तो सत्ता थी 60-70 साल की, बताए कांग्रेस। तो ये झूठे वादे, फालतू बातें करना, हमारा हाथ ओबीसी के साथ है, इसके कारण जनता को बरगलाते रहते हैं आप। गरीबी हटाएंगे नारा लगाया, गरीबी को हटाया आपने? हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमने मुसलमानों को ऊपर ले जाएंगे। मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी ने आपके सामने खुली रख दी। आज पसमानदा मुसलमान है, आज सबके सामने 30% जनसंख्या को जन कल्याणकारी योजनाओं को कौन दे रहा है? उनके साथ तो कर रहे हैं हम काम, और आप कह रहे हो कि हमसे गलती हो गई, आगे करेंगे। तो इस बात को जनता सुनती है, समझती है, इसीलिए भाजपा के साथ है। आज आप बताओ ना कितने, एक सेकंड मैं चाहती हूँ आज बोलने अपने मन भर का गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप तेलंगाना में कितने ओबीसी मंत्री है बता दो, आप डेटा दो ना। बीजेपी ने कर दिया ओबीसी का कल्याण गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कल्याण नहीं हुआ। हाँ। कल्याण करेंगे, कल्याण हो गया होता नहीं तो 11 साल की सरकार हो गई और कल्याण करेंगे, और 6 साल हम के तो बता रहे हैं नहीं। क्या अब किया है? सुनिए, अब सुनिए गोपाल जी, अब सुनिए। कल्याण नहीं हुआ ना, करेंगे। अभी 11 साल बीत गए सरकार को। 2023 में, अब से 2 साल पहले, इन्हीं ओबीसी को लेकर आपने कह दिया हमने भाई संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। आपने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया था, 2 साल पहले रिपोर्ट आ गई थी राष्ट्रपति के टेबल पर,
और उस टेबल पर जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है बाकायदा ओबीसी की 25% जातियां ले जाती हैं 97% आरक्षण की मलाई, 37% को आरक्षण का 0 बटा लड्डू मिलता है, सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। और 2 साल से वो रिपोर्ट धूल खा रही है। ये ओबीसी का कल्याण है या ओबीसी के नाम पर वोट का कल्याण है? राजनीति और ओबीसी का कल्याण ये 2 अलग चीज है। ओबीसी के कल्याण के लिए उस रास्ते पे कौन आगे बढ़ा है, कौन उस रास्ते पे चल रहा है, हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया ये तो हम नहीं कह रहे, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमने बहुत काम किया है। अरे भाई अटकी हुई है वो रिपोर्ट, तो कहां रास्ते पर चल रहे हैं? कैसे नहीं है? संसद अटकी हुई है रिपोर्ट, 2 साल से सदन के राष्ट्रपति के टेबल पर रखी है। अरे ओबीसी का केवल भाषण से कल्याण होगा क्या? उनको एम्पावर करना, उनको स्थान देना, उनको मंत्रालय में स्थान देना, एमपी के में स्थान देना, एमएलए के अंदर स्थान देना, जमीन पर आरक्षण जो 27% कॉन्स्टिट्यूशन देता है ओबीसी को, वो आरक्षण मिलता नहीं जमीन पर। 11 साल से सरकार है आपकी गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो एजुकेशन, स्किल गैपिंग, इन सब के अंदर भी तो काम करना, इसीलिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। उसको पावर नहीं दिया और आपने ओबीसी कमीशन अनाउंस कर दिया, यूपीए ने, कांग्रेस ने उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। एडवाइजरी रोल करते गोपाल जी बहुत कंफ्यूज हूं मैं। पिछड़ों को, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, पिछड़ों को आरक्षण आप दे नहीं पा रहे हैं। आप इसलिए हैं कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, आप ही से फिर मैं आज 2-4 हाथ आप ही से कर लूं। देश में अगर कांग्रेस ने ओबीसी के लिए किया होता, आज ये कहते हैं कि बताओ जो आईएएस ऑफिसर कितने, अरे आपने 60 साल काम किया, अभी आज हमने अपॉइंट किए क्या आईएएस ऑफिसर? अच्छा ठीक है, ओके गोपाल जी, ओके मोनोलॉग होता तो बढ़िया होता। अभी कांग्रेस पिछले अपने इतिहास के सबसे लंबे दौर के पॉलिटिकल राजनीतिक निर्वासन में है। कांग्रेस विपक्ष का पद नहीं मिला था 2014 में, और आप कहते हैं कि आपने संवैधानिक का आयोग का दर्जा दे दिया और पिछड़ों का कल्याण हो गया। आरक्षण नहीं मिलता, 37% लोगों को 0% आरक्षण मिलता है। 2 साल से टेबल पर है राष्ट्रपति की रिपोर्ट। आप कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। केसी त्यागी, अब रुकिए जरा, अब रुकिए। नहीं देखिए, हमारे पास केसी त्यागी, एडवोकेट महिमा 1 सेकेंड। केसी त्यागी सर, ये बता दीजिए कि अगर इतना आरक्षण की पैरोकारी होती, सामाजिक जस्टिस की चिंता होती, बिहार में लटकता क्या सर ये आरक्षण जो नीतीश कुमार ने बहुप्रतीक्षित एक्सरसाइज करके दिखा दी पूरे देश में पहली बार? दे देते आरक्षण, कर देते ओबीसी का भला। गर्मा जी, मैं इस बहस को पार्टी के दायरे से बाहर लाना चाहता हूं। ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है और आज स्थिति यह है कि 80% प्रोफेसर के पोस्ट ओबीसी की और 83% पोस्ट प्रोफेसर की एसटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली हैं। 80% ओबीसी, 83% एसटी। अब जो मूल बात है वो ये है कि योग्यता अवसर से आती है, और देश के कई हजार वर्ष के जाति वर्चस्व के काल में इन जातीय समूहों को अवसर नहीं मिला, इसलिए उनकी योग्यता का, क्षमता का विकास नहीं हो सका। इसलिए वे पिछड़े वर्गों को, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियां को शामिल कर वे नारियों को विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया देना चाहते थे। और अंबेडकर के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता थे जिन्होंने आरक्षण का, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन तेज किया। और सबसे पहले कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी काका कालेलकर की, तो 1953 में जब ये बना था तो इसने भी 2399 जातियों को आरक्षित किया था। लेकिन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खारिज कर दिया कि इस आधार पर गलत है। मैं उसमें कोई आलोचना के तौर पे नहीं कहना चाहता। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि बिहार में किया, मैं बहुत सारे सवाल का संक्षिप्त में जवाब दूंगा। आइए ना सर प्लीज, उसी पर आइए। जब तक आरक्षण, जब तक पिछड़ी जातियों का आरक्षण नवी सूची में नहीं डाला जाएगा,
तब तक न कर्नाटक का पूरा होगा, न तेलंगाना का पूरा होगा, न बिहार का पूरा होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों में ये समन्वय कायम होना चाहिए कि आरक्षण को नवी सूची में डाल दो ताकि सुप्रीम कोर्ट में या कहीं बहस ना हो। नहीं एक सर, सवाल का जवाब तो एक सवाल का मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर, एक सवाल के जवाब की। बहुत ईमानदारी से आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल आप ले जाना चाहते हैं बहस को। आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आप नॉन पॉलिटिकल डायरेक्शन में इस बहस को ले गए। जितनी पॉलिटिक्स कांग्रेस ओबीसी के नाम पर कर रही है, क्या उतनी पॉलिटिक्स बीजेपी भी कर रही है? अगर बिहार में श्रेय लेती है कि हम कैबिनेट में थे, सुशील मोदी दिवंगत अगर कहते हैं हम कैबिनेट में थे, तब जातिगत सर्वे का प्रपोजल पास हो पाया कैबिनेट से, तो बीजेपी चाहती तो आरक्षण ये लटकता नहीं ना बिहार का। नहीं, सुशील मोदी जी भाजपा के नेतृत्व के उस हिस्से के नेता थे जो 100% आरक्षण के समर्थक थे, और किसी अवसर पर भी उन्होंने एनडीए की सरकार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी उसमें कभी कहीं कोई अड़चन पैदा नहीं की। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके उसमें कहना चाहता हूं। दूसरा, सबसे बड़ा नेता इन दोनों के बाद अगर कोई हुआ तो कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। और ये गरिमा जी ऑन रिकॉर्ड में पॉलिटिकल सिस्टम से कहना चाहता हूं कि हमने 2-2 बार अपनी सरकारें खोई हैं। कर्पूरी ठाकुर बहुमत से बने हुए मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन वहां पर लागू की। और एक चीज और आपके मंच पे कहना चाहता हूं जो चर्चा में नहीं आती है, महिलाओं का आरक्षण पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किया। जो ऊंची जाति में गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट, उसका उन्होंने किया। एंड अबव ऑल पिछड़ी जातियों के अंदर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया हमारे। लेकिन अगर ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कह रहे हैं कि पिछड़ों का हमने कल्याण कर दिया, करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो धूल फांक रही है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, वो धूल ना फांक रही होती ना जरा भी। अगर पता है, मान लीजिए आंकड़ों में पता है कि 37% जो है वो 0% लाभार्थी यहाँ आरक्षण के, मिलता ही नहीं आरक्षण, सारा आरक्षण ले जाती हैं 25% पिछड़ों की जातियां, तो ये इनजस्टिस ओबीसी का बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर देती। गर्मा जी, जो आपने कहा है जनता दल यूनाइटेड और जो सोशलिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, जो कर्पूरी ठाकुर, लोहिया चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट धूल फांक रही जिसका आपने जिक्र किया वो तुरंत लागू की जाए। नहीं, जहां तक कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता कह रही थी, तो मैं इसको कांग्रेस वर्सेस एनडीए वर्सेस यो नहीं करना चाहता। अगर वो अपनी भूल सुधार करना चाहते मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कर्नाटक में तो ये वोकालिंगा और लिंगायत के बीच भी फंस गई। सिद्धारमैया पहले जनता दल में थे, वो भी सोशलिस्ट हैं, वो भी हमारे यहीं से गए हैं सिद्धारमैया, और उनका इफेक्टिव अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के वोकालिंगा और लिंगायत के लोग ही कर रहे हैं, वो कोई और लोग नहीं कर रहे हैं उसको। खैर छोड़िए उसको। अब मैं दूसरा, ये मेरा सवाल है, मुंगेरी लाल के बाद आया मंडल, मैं उस लोकसभा में था और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। सर आप अतीत में चले जाते हैं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी दिशा दिखाइए ना, वर्तमान को थोड़ा दिशा दिखाते हुए ये बता दीजिए कि भाई राहुल गांधी तो ऐतिहासिक भूल मान रहे हैं। बीजेपी कहेगी कि हमने अर्बन नक्सल कह दिया था, अर्बन नक्सल की सोच कह दी थी जातिगत जनगणना को, हमने जात पात में बांटने का पाप कह दिया था जातिगत जनगणना को, और आना पड़ा पॉलिटिकल मजबूरी में उसी पिच पर, पॉलिटिकल मजबूरी गरिमा जी, अगर बहुत थोड़ा सा समय आप दें तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं पार्टी के दायरे से बाहर ले जा रहा हूं, और मैं कांग्रेस की अपनी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि तमाम जो उन्होंने स्टैंड लिया है, ऐतिहासिक भूल उन्होंने नहीं की। उनकी विनम्रता है राहुल गांधी की, उनके पिताश्री ने की जो दिवंगत हो गए हैं, जिसके लिए हमें अफसोस है। जिन्होंने भाषण में 1990 में, मैं लोकसभा में मौजूद हूं इसलिए मेरी बात ना काटें आप, आरक्षण के नाम पर समाज को ना बांटें, कोट अनकोट राजीव गांधी। एक सर उधर दूसरा, जाति के आधार पर आरक्षण से समाज टूटेगा। तो आरक्षण की तो बुनियादी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। आरक्षण का जो फंडामेंटल है
ये समझ लीजिए गरिमा जी। सर ये तो मैंने Socially सारी and चीजें बता दी educationally और मैं तो आज बड़ा तक ये सम्मान भी फैसला करती हूँ आपके सारे इंसाइट्स का। ये सारी चीजें मैंने बता दी कि नोटिसेबल शिफ्ट है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में। बीजेपी स्वीकार करेगी क्या कि बीजेपी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया नहीं हो सकती जातिगत जनगणना, संसद में कहा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नहीं हो सकती जातिगत जनगणना, बीजेपी स्वीकार करेगी गलत किया था? जिसको राजकाज चलाना है उसे स्वीकार करना है। जो इन वर्गों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, ये नारे रख रहे हैं गली मोहल्लों में। तो सर बिहार में आरक्षण लागू नहीं हो पाया, बीजेपी भूल स्वीकार करेगी क्या? नहीं, वो तो आप एक टेक्निकली एक चीज भूल रही हैं। आरक्षण जब तक नवी सूची में नहीं डाला जाएगा कोर्ट से निरस्त हो जाएगा। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं 50% का जो कैप है वो समाप्त होना चाहिए। सर प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है ना, ये तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री आई थी जयललिता, डलवा कर ले गई थी नरसिम्हा राव से तमिलनाडु का आरक्षण। प्रधानमंत्री चाहे 1 सेकंड में डल जाएगा। हाँ तो वो सपोर्ट कर रही थी ना उस समय। हम तो कह रहे हैं हम तो सहयोगी पार्टी हैं, हम तो कह रहे हैं नवी सूची में डालो। हाँ तो ये सर अब ठीक है, लेकिन प्रियंका कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस ओबीसी की बात करेगी तो फिर आरजेडी का वोट बैंक और आरजेडी की सारी पॉलिटिकल ताकत कहां जाएगी? कांग्रेस जितनी मजबूत होगी आप कमजोर होंगे। देखिए गरिमा जी, सॉरी कंचना नाम है। हाँ। पहली बात कि हमारे लिए हमेशा से आरक्षण हमें वोट का मुद्दा नहीं रहा है, एक आंदोलन रहा है। एक पिछड़े तबके का, दलित तबके का, एक वो तबका जो हर जगह नहीं पहुंच पाया है, हर संस्थानों में नहीं पहुंच पाया है, वो एक आंदोलन रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज कांग्रेस ने भी वही माना जो हम एक समय कहते थे, तब कांग्रेस नहीं मानती थी। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जिगरा चाहिए, जिसको बहुत एक टर्म देती हूँ ना, जिगरा चाहिए कि राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों के, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि आडवाणी जी ने जो मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाला, जो इतनी तरीके से हर जगह जो है कि दंगा फसाद हुआ, क्या मोदी जी माफी मांग सकते हैं? जिगरा चाहिए, नहीं मांग सकते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमियों का मोदी जी माफी मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। यहाँ परिवार की बात नहीं है गरिमा जी, यहाँ सरकार, पार्टी और आइडियोलॉजी की बात है। अगर बीजेपी, मोदी जी नहीं मांग सकते और बीजेपी का कोई नेता माफी नहीं मांग सकता उनके कर्मों का, और राहुल गांधी जी मांग रहे हैं ना, तो ये एक जिगरा चाहिए और इस सबको इसमें खुशी की बात है। नहीं, हमारे लिए कहाँ खुशी की बात है प्रियंका? कंचना सॉरी नहीं भाई, आपका तो वोट बैंक है ओबीसी। नहीं, फिर मैं कह रही हूँ कि आप हमेशा वोट बैंक से उसको मत देखिए। अच्छा। आरक्षण के मुद्दे को वोट बैंक से नहीं देखना है। हाँ। और जहां तक रही बात बीजेपी का कमीशन बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, क्या दे दिया, यही बता दे कि मंडल कमीशन जब आया, 2 रिकमेंडेशन उसके लागू हुए, एक 1990 में और फिर यूपीए 2 में। आखिर में बीजेपी ने कितने रिकमेंडेशन लागू कर दिया? दोनों तो बीजेपी के टाइम पे नहीं लागू हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, क्या बीजेपी के टाइम पर तो हुआ नहीं। और कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार और वीपी सिंह जी की सरकार गिराने में संघ का, बीजेपी का जो जनसंघ था, उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो ओबीसी के साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, ये सब जानते हैं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है गरिमा जी, बिहार में 1 महीने में एसआईआर करा सकते हैं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा बाद में जाएंगे। जातिगत जनगणना पर नहीं, मैं जातिगत जनगणना पे जा रही हूँ। लेकिन पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने में इनको 2025 आ गया, अभी शुरू नहीं हुआ, जो 2021 में होगा। वही मैं आपको कह रही हूँ कि एक जगह आप 1 महीने में कहते हो कि हम सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, सबको सत्यापित कर लेंगे, सबका क्या कर लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना कराने में 2025 आ गया, अभी तक आपने शुरू नहीं किया। 2027 का आप सोच रहे हैं, तो कितना ओबीसी के साथ खड़े हैं, कितना नहीं खड़े, हमें वोट जाता है, लेकिन वोट जाता है बीजेपी को ओबीसी का। लेकिन इस बार वही होता है कि एक बार जो चीज आप देखे नहीं होते हो। प्रधानमंत्री जी आकर मैं ओबीसी लीडर हूं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, ये करते हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी बहुत बड़े ओबीसी लीडर है, मैं भी मान लेती हूँ बहुत बड़े हैं, तो 2 बात मान लीजिए। एक, जो आपने महिला आरक्षण बिल पास किया है, उसमें हमारी मांग हमेशा से रही है कि 1996 से कि कोटा विद इन कोटा हो, ओबीसी महिलाओं को आप कोटा दे दीजिए। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो। दूसरे, प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण आप लोग लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात क्या आप लोग मानते हैं? ओबीसी के बहुत बड़े लीडर होंगे मोदी जी, बस यही 2 बात मान लीजिए। लीडर तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत बड़े हैं कंचना, और लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे, ताकतवर पोजीशंस पर थे। जरूर भाई, नहीं हो पाई ना जातिगत जनगणना, नहीं करवा पाए। देखिए, लेकिन यूपीए 2 में मत भूलिए कि
यूपीए 2 में ही सेकंड बार आरक्षण दिया गया था। हाँ। अर्जुन सिंह जी ने कॉलेजेस में जो दिया, हाँ। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बने थे, एएमयू, वो अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटीज बनी थी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, ताकि ट्राइबल्स को उनको बेनिफिट मिले, वहां पर उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन, बहुत सारी सुविधाएं यूपीए 1 और 2 में की गई हैं गरिमा जी। और बीजेपी वो 11 साल में नहीं कर पाई है यूपीए 1 और 2। क्यों? क्योंकि कोएलिशन की सरकार थी और हमेशा जो गठबंधन की सरकार होती है वो बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन कंचना भाई ये भी बता दीजिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे 52 से बढ़कर सीटें हो गई 99 लोकसभा चुनाव में, तेलंगाना का मॉडल सामने रख दिया, कर्नाटका का मॉडल सामने रख दें अगर कुछ दिन में, तो ये ओबीसी अगर अक्रॉस द नेशन शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, तो आपका क्या होगा? देखिए गरिमा जी, बहुत छोटा सा, हाँ, एक तबका है ओबीसी जो पिछड़ा है, जो संस्थानों में नहीं है, उसके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सरकार काम करेगी वो उसको सत्ता में रखेगी। नहीं करेगी तो मोदी जी जैसे धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हुआ है और अगली बार पूरी तरह से हो जाएगा, वैसे सबको हटा देगी। कांग्रेस ने भी गलतियां की थी इसलिए पावर में नहीं है, अब सुधार रही है। गलतियां की राजेश, अब तो कांग्रेस की मुखालफत में खुलकर खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन में तो अब आप है नहीं। और ये ओबीसी की ताकत राहुल गांधी जिस तरीके से एब्सोल्युटली विदाउट पॉलिटिकल, क्या कहे उसे, एक्यूमेन, पॉलिटिकल एक्यूमेन परे रख दिया राहुल गांधी ने। गलतियां हुई दोहराएंगे नहीं, सही उसको ठीक करेंगे, कोर्स करेक्शन करेंगे, तो ये तो बड़ा घातक होने वाला है बाकी दलों के लिए। गरिमा जी, दरअसल जो गलतियां राहुल गांधी ने करी उसकी सजा तो पूरा देश भुगत रहा है, और जो भी राहुल गांधी जी करते हैं उससे फायदा भाजपा को होता है, वो सबको ही दिखाई दे रहा है। अपने पिताजी की करेगी, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन पिताजी को तो जनता ने उसके बाद में हटा ही दिया। कांग्रेस कभी भी पूरी तरह सत्ता में नहीं आ पाई उसके बाद में, और जनता ने पूरी तरह से नकार दिया कांग्रेस को, जब भी आई गठबंधन में आ पाई। बीजेपी को तो झुकना पड़ गया, पॉलिटिकल लाइन पर आना पड़ गया राहुल गांधी की। जी देखिए, राहुल गांधी जी की वो लाइन नहीं है, मैं तो नहीं मानता। जैसे आपने देखा केसी त्यागी जी बड़े वरिष्ठ हैं, और हम तो शायद पालने में थे जब वो विधायक और सांसद ही लड़ बन चुके थे, हम तो अब जाके बने हैं। लेकिन आपने देखा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बात को रखा कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है, और छोटे छोटे गांवों से लेके ये आंदोलन अब जाके विधानसभा और संसदों के मन में समझ में आया है, भाजपा जैसी पार्टी के मन में, जो अभी 6 महीने पहले ये कह रही थी कि इससे तो देश बढ़ जाएगा। तो ये जो एसी रूम में बैठे हुए लोग हैं, जो नेता है, वो नहीं समझते। केसी त्यागी जी नहीं है ऐसे नेता, उन बातों को समझते हैं। या अभी विनोद शर्मा जी भी अपनी बात को रखेंगे, वो भी इस बात को जरूर बता देंगे कि जमीन की हकीकत और एसी कमरों में बैठ के सोचने की हकीकत कुछ और है। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे आपने बताया कि जो आज भी 2 रोटी के लिए तरस रहा है, सरकारी नौकरी के लिए सोचता है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता, वो बहुत परेशान है। तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने जो कोई भी काम दिल्ली के अंदर करे, मैं आम आदमी पार्टी की अब जरा बात कर रहा हूं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, आप देखिए सबसे पहले उसी वर्ग का ध्यान दिया जो कमजोर था। वो कौन है? जो सरकारी स्कूल में जाता है वो कौन है? SC ST ST तो दिल्ली में नहीं है। जनगणना जो है राजेश गुप्ता, ये वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को ही तो भागीदारी देने का टूल है ना? नहीं, बिल्कुल एक टूल है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली में हमारे पे अगर ये चारा नहीं था तो हमने फिर भी जितने भी काम करे वो गरीबों और वंचितों के लिए सबसे ज्यादा करे। नहीं, लेकिन बीजेपी इस सोशल जस्टिस के लिए कहां तैयार थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो दे दिया नहीं करेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि संजय सिंह जी खड़े होकर राज्यसभा में पार्टी बोल रहे थे कि जातीय गणना होना चाहिए, तो भाजपा ने उसे मजाक बनाया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इससे तो देश बढ़ जाएगा। वही कहानी जो पहले हमने सुनी हुई थी। तो ये क्योंकि जमीनी हकीकत को समझते नहीं, कि वोटों को लेना नहीं जानते, ये वोटों को मैनेज करते हैं। इनके लिए इलेक्शन एक मैनेजमेंट है ना। बीजेपी तो ये कर दो, SIR कर दो, वोट काट दो, कुछ भी ऐसा करो, वोटों को मैनेज करो। जो असल आदमी जो अपने गांव में बैठ के परेशान है उसके बारे में ये सोचना नहीं चाहते। सामाजिक चेतना में इनमें कोई बात ही नहीं है, तो बांटते हैं। तो ये चाहते तो, अच्छा राजेश एक सेकेंड, चाहते तो अगर SIR में 1 महीने में सारी एक्सरसाइज हो सकती है तो शुरू हो सकती थी क्या जनगणना भी? भाई वो 27 तक टाल दी, 1 मार्च 2027 से अक्रॉस द नेशन शुरू होगी। गरिमा जी, SIR में तो धांधली होनी है। जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के इलेक्शन जो था, वो आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है। वोट काट दो, अपनों बना लो, और इस तरीके से बिल्कुल गेम को पलट दो। नहीं, इसे 2 साल तक क्यों डाल दिया राजेश? भाई अगर पिछड़ों की, ओबीसी की इतनी चिंता थी, SIR 6 महीने पहले हो सकता था, SIR 1 साल पहले। नहीं, जातिगत जनगणना को 2 साल तक क्यों लटका दिया? क्योंकि उसको लटकाए रखना है। 2 साल नहीं, 20 साल, 200 साल लटका के रखना है। अच्छा। 2 साल में भी कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ गधे के आगे गाजर लटकाए जैसे जाति का आदमी, मजदूर आदमी आगे बढ़ता रहे कि 2 साल बाद शायद मुझे मौका मिल जाएगा, उस बेचारे को मौका। तो फिर राहुल गांधी इसका मतलब ठीक कह रहे हैं राजेश? भाजपा की राजनीति रहेगी।
भाई 2 राहुल साल में गांधी भी कुछ ठीक नहीं कह रहे होता हैं कि महिला आरक्षण बीजेपी पे। का इंटेंशन है ही नहीं जातिगत जनगणना बिल्कुल कराना। नहीं ना, महिला आरक्षण पे कुछ होना और ना ही जातीय जनगणना पे कुछ होना। इलेक्शन आ जाएगा तो ये इलेक्शन को चेंज करते हैं। अभी जो बिहार के अंदर जो इश्यूज थे, ऐसा ही आपकी आवाज जा रही है मेन issues राजेश। को हटाओ। वैसे आप बात बहुत शानदार कर रहे हैं कि ये गाजर लटकाकर छोड़ दी गई है, करनी नहीं है जातिगत जनगणना। विनोद जी, ये कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक गलतियां मानने की नौबत इसीलिए आ गई ना, कारपेट छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे इंपॉर्टेंट सर त्यागी जी प्लीज का म्यूट बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे त्यागी जी बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे कभी कभी मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे इन पे अपार प्यार आ रहा होता है और रात को जब सोने जा रहा होता हूँ तो मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आज मुझे इन पे बहुत गुस्सा है क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये भूल गए कि वीपी सिंह की सरकार किस मुद्दे पे गिरी थी। सर की आवाज बढ़ाइए जरा। हाँ, ये भूल गए कि वीपी की सरकार किस मुद्दे पे गिरी थी। मंडल वर्सेस कमंडल कहां से होगा, ये भूल गए। अभी इनमें मन में अपार प्यार उमड़ रहा है। ये बार बार कह रहे हैं 9th शेड्यूल। हाउ कैन दैट बी अचीव्ड, कैसे हासिल किया जा सकता है। आप जनगणना करें, आंकड़े लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें और कहें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, भाई ये सोशल जस्टिस ही नहीं है, ये इकोनॉमिक जस्टिस भी है। हाँ, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ओबीसी का मतलब कास्ट नहीं है, क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, कास्ट नाम नहीं है कहीं भी इस्तेमाल। और क्लास कहां पे आती है डिस्कोर्स में, जब आपकी क्लास इन टर्म्स ऑफ द मनी यू है, जितना पैसा आपके पास है वो मुझसे ज्यादा होगा तो आपकी क्लास मेरे से ऊपर होगी, सोशल क्लास। अब जैसे आज के दिन गोपाल कृष्ण जी की क्लास हम सबसे ऊपर है क्योंकि अगर बैंक बैलेंस की बात हम करें तो पता लग जाएगा कि किसकी क्लास किसकी ऊपर है और किसकी नीचे। अब ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, पता नहीं क्या क्या है। तो इनकी फीस भी बड़ी भारी होती होगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, मजाक में कह रहा हूं कि आप डिबेट को सही तरीके से करो। ये डिबेट क्लासेस की डिबेट है जिसके कारण कम्युनिस्टों को मार मार के बीजेपी ने भगा दिया हमारे देश से, क्योंकि वो क्लास की बात करते थे। वो इकोनॉमिक पैरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। सर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा वोटिंग पैटर्न पर आइए ना त्यागी जी जैसे नेता भूल गए। सर वोटिंग पैटर्न पर अगर मैं आपको ले जाऊं तो राहुल गांधी ने जो आज हिस्टोरिक एक्सेप्टेंस दिया, वी हैव डन रॉन्ग ऑन ओबीसी ग्राउंड, हमने गलतियां की, ये शिफ्ट करेगा क्या ओबीसी को बीजेपी से? ऐसा है, ही इज राइट। देखिए 60 की दशक का सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन पता है कहां हुआ था? फूलपुर में, पंडित जी वर्सेस राम मनोहर लोहिया। सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन था वो, और कई ब्लॉक्स में ज्यादा वोट मिले थे लोहिया जी को पंडित जी से। सर 1 सेकेंड, केसी त्यागी 1 सेकेंड। नहीं विनोद जी समय थोड़ा कम है। हाँ। मैं सुनती अदरवाइज आपको। मैं ये कह रही हूँ कि ओबीसी का बड़ा नेता बनने की होड़ है। भाई प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से कह रहे हैं मैं ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा हूँ। राहुल गांधी ने आज कह दिया हम गलती कर गए ओबीसी पर। ये जो चंक है ओबीसी का 55%, ये शिफ्ट होता दिखेगा क्या? इसमें जातिगत जनगणना का डिले भी मुद्दा बनेगा क्या? अगर आप जातिगत जनगणना करवा देते हैं, इन्होंने कहा है हम 27 में करवाएंगे, जब 29 का इलेक्शन नजदीक होगा। आप समझ रही है ना? ये अपनी सामाजिक उद्धार के लिए करवा रहे हैं, लोगों के सामाजिक उद्धार के लिए नहीं। हमें नहीं पता कि उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन ये जब ले आएंगे तो खुद तो इलेक्शन जीत लेंगे शायद। तो इनकी जो आंख जो है हमेशा इलेक्शन जीतने पे लगी रहती है। तो क्रेडिट तो जाएगा भाई, सब सारे लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है सर। नहीं, आप किसी की बात मत सुनो। इफ यू, अगर मैं और आप अगर हम सही में चाहते हैं कि पिछड़ों का उद्धार हो तो उनकी जनगणना हो
और पता चले कि कितने कितने हैं आंकड़े उनके, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाओ और उनको को इस हिसाब से हमको आरक्षण मिलना चाहिए, 9 शेड्यूल में डालिए। तो ये डिले भी पॉलिटिक्स ही सेक्टर में भी सर, ये डिले भी पॉलिटिक्स ही है ना। फिर गवर्नमेंट हैज नो जॉब्स, गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है नौकरियां। ठीक है, केसी त्यागी सर 10 सेकंड में अगर कह सकते हैं तो कह दीजिए, 10 सेकंड सर। हाँ। कहिए सर। मैं विनोद जी की याददाश्त मजबूत करना चाहता हूं और पैनल की भी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी लाई थी। लेकिन विनोद जी 356 वोट कैसे मिले वीपी सिंह के खिलाफ? उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। यानी कि सर हम तो कह ही रहे ना, हम तो कह ही रहे हैं कि सर वीपी सिंह को हटा दें। तो आप बोलो ना, ये आज के दिन बोलो बीजेपी के खिलाफ। आप क्यों नहीं बोलते? आपने याद क्यों नहीं किया? आपको ये याद क्यों नहीं आया कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अदर बैकवर्ड को उद्धार का वीपी सिंह, उसकी सरकार किसने गिराई? इस्तेमाल किसने किया उसका? गोस्वामी कौन था बच्चा जो मरा? किसने आत्महत्या की? जब ठीक है सर, अब दरअसल दूध का दूध और पानी का पानी कई दफा इस तरह की डिबेट्स में भी हो जाता है, समय बहुत कम होता है, कि अगर जो बीजेपी हुंकार भरती है ओबीसी की पैरोकारी की, चाहे तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आज उन पर संज्ञान लिया जा सकता है, और चाहे तो जातिगत जनगणना भी आज ही की तारीख से शुरू हो सकती है, बिहार में एसआईआर हो सकता है तो, लेकिन लटकाया गया है 2 साल तक। और राहुल गांधी भी क्या इसी 55% चंक के चक्कर में अब वो गरीब से और आम आदमी से हटते हटते ओबीसी के लिए एक नोटिसेबल शिफ्ट ओबीसी के जहन में रजिस्टर कराना चाहते हैं। पॉलिटिक्स बड़ा महीन काम है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।